हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स, इट्स मास नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ कार्बन। हमें बोला है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है 6, इसका जो मास नंबर है वो होता है 12, वो है 12, और जो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत एक सिंपल फॉर्मूला लगेगा, वो ये है कि मास नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। देखो, जब भी हम एटम के बारे में बात करते हैं ना, तो एटम का ज़्यादातर जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, और जब भी हम एटम के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स जो जिनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। अब देखो, मास नंबर यहाँ पे कितना दे रखा है? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने तो हम क्या करेंगे? 12 माइनस 6, यानी कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 6, यानी कि उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में काफ़ी बता रखा है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लो यहाँ पे। जब भी हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो जो अपीयरेंस है ना, सिर्फ उसी में चेंज आ रहा है। जैसे मान लो आइस है, आइस क्या है? मतलब कि आइस क्या है यहाँ पे? H2O, इसका फॉर्मूला होता है H2O। अगर हम इसको पिघला दें तो ये किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में, और वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, और अगर तुम इसको कूल कर दोगे तो ये आइस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में ही चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे केमिकली इसको देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं इनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, और ये ज़्यादातर हमें रिवर्सिबल ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी हम केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर मैं रस्टिंग के बारे में बात करूँ तो रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन का पीस है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रस्ट बना देता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पे आयरन से किस में चेंज हो रहा है? ये Fe2O3.XH2O, यानी कि रस्ट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन पूरी की पूरी चेंज हो रही है। अगर तुम किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हो तो वो ऐश में चेंज होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ गैसेस भी रिलीज होंगी यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है। और जनरली जो ऐसे चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। तो पहला है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, दूसरा है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, थर्ड है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, एंड फोर्थ है डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर अभी अभी हमने यहाँ पे बात की, पानी था H2O, उसको जब तुमने फ्रीज कर दिया तो फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अभी भी क्या है? H2O ही है। ठीक है, और दोबारा से तुम उसको वाटर में चेंज कर सकते हो। अब फ्रूट एक बार पक गया, क्या उसको तुम दोबारा से कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज के अंदर आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मिल्क से तुमने कर्ड बना दिया, क्या कर्ड से मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते। और यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आई है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है यहाँ पे। ठीक है, जब एक बार तुम खाने को डाइजेस्ट कर लेते हो, ब्रेक डाउन हो जाता है खाने का, क्या उसको तुम दोबारा उसी फॉर्म में लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये जो 3 हैं ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। सिर्फ फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, विनेगर क्या होता है? सिरका। तो ये जो विनेगर है
इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिटिक एसिड होता है ना, इसका दूसरा नाम भी याद करके रखना, इसका दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। अब क्या विनेगर में सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड होता है? नहीं, विनेगर के अंदर ये जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है ये 5 to 7% होता है, और बाकी जो बचा कुचा है वो होता है यहाँ पर पानी, ठीक है। तो ये जो विनेगर है वो पानी और एसिटिक एसिड का एक मिक्सचर होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये हम बोलते हैं विटामिन सी को, और ये जो विटामिन सी है ज़्यादातर हमें सिट्रस फ्रूट से ही ऑब्टेन होता है। सिट्रिक एसिड जो है वो भी हमें ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वहाँ से ही ऑब्टेन होता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड में प्रेजेंट होता है, इमली में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The alkali metals have relatively low melting point. Which one of the following alkali metal is expected to have highest melting point? अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स बोला किसको जाता है? एल्कली मेटल्स बोला जाता है ग्रुप 1 को। मतलब जब हम अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, तो यहाँ पे जो ये पहला वाला ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? यहाँ पे एल्कली का क्या मतलब होता है? एल्कली का मतलब होता है वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आते हैं? अब यहाँ पे एक निमोनिक बता रही हूँ, है लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप। तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, है लीना की रब से फरियाद, या फिर है लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप। जो तुम्हें जैसे याद होता है उसको वैसे ही याद करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना वो तो एक नॉन मेटल है, एक्सेप्शन के अंदर आता है, तो इसको यहाँ से काट दो। तो अपने पास यहाँ से शुरू है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। अब एक चीज़ याद रखना, जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो, यानी कि जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो ना, तो साइज़ बढ़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? जो ग्रुप में सबसे ऊपर प्रेजेंट है, और सबसे ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिथियम। तो कि यहाँ पे जो लिथियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो पहला है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल ही गलत है। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ना उससे डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, ठीक है। और पता लगा था कि न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। सेकेंड है जे थॉमसन सजेस्ट दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। ये जो जे थॉमसन है ना इसी ने ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, और इसने जो अपना मॉडल दिया था एटम को लेके उसको हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। इसने बोला था कि जैसे वाटरमेलन को जब तुम कट करते हो तो उसके अंदर ये जो रेड वाला पार्ट है ना पूरा का पूरा, उसने उसको माना पॉजिटिवली चार्ज्ड मास, ठीक है। और इसके अंदर जो बीज प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, यहाँ पे जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं उसको उसने माना नेगेटिवली चार्ज्ड मास। तो उसने ऐसा कुछ नहीं, न्यूक्लियस के बारे में तो इसने बोला ही नहीं था। इवन पहले जे थॉमसन का मॉडल आया था, जे थॉमसन के मॉडल के बाद ही ये जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसी में उसका जो मास है वही होता है और उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर अगर जे थॉमसन की जगह रदरफोर्ड लिखा होता तो ये ठीक होना था। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम।
तो अब देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये है हमारा एलिमेंट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, एलिमेंट के नीचे एक नंबर लिखा होता है। तो जो एलिमेंट के ऊपर नंबर लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास, ठीक है, और जो एलिमेंट के नीचे नंबर लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। अब हमने अभी बात भी की थी कि जो एटम का मास है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो यानी कि एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। वहीं पे ये जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। या तो हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनचार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, और ये जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ है द मास नंबर ऑफ एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल। तो देखो मास नंबर किसके बराबर बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे देखो मास नंबर तो जबकि किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये जो डी स्टेटमेंट है वो भी गलत स्टेटमेंट है, तो हमें ढूंढना ही था करेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन इज। अब ये याद रखना, ये जो टंगस्टन है ना, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, बल्ब तो सबने देखे होंगे, है ना। बल्ब में यहाँ पे ये जो फिलामेंट लगा हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन का ही क्यों फिलामेंट बनाते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो टंगस्टन है इसका सिंबल होता है W। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑप्शन W। अब यहाँ पे जो दूसरे लिखे थे TA, TL, TE, ये कौन कौन से सिंबल है, तो ये जो TA है वो टेंटेलम का सिंबल है, TL जो है वो थेलियम का सिंबल है, और T जो है वो टेलुरियम का सिंबल है, ठीक है। तो इसको भी याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में है हमारे पास एलिमेंट्स और लिस्ट 2 में है उसके यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड सीजियम है, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके यूजेस हमें यहाँ पे देखने हैं। पहला क्या है, टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक, बैटरीज, ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड। तो देखो यहाँ पे जब हम लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो तुम्हारा फ़ोन है ना, फ़ोन के अंदर जो बैटरी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, लिथियम बैटरी प्रेजेंट होती है। तो ए का यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 यहाँ पे अब चेक करो, जब भी तुम्हारे पास MCQ हमेशा इस तरीके से पहले देख लिया करो, तुम्हें पूरे के पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यानी कि C और D तो यहाँ पे ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। देन है सोडियम। ये जो सोडियम है वो हमारे ब्लड में वाटर कंटेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि ये जुड़ेगा 4th के साथ। तो B का 4th तो एक ही में दिखने को मिल रहा है, A में देखने को, यानी कि A ही है हमारा आंसर, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। ये जो पोटेशियम होता है ना, ये जो हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं, उसमें हेल्प करता है। तो ये जो है ये जुड़ जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्स के साथ। और जो सीजियम है वो यूज़ किया जाता है एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to weld metals together high temperature is required, such a high temperature is obtained by burning। जब भी हमें मेटल्स को वेल्ड करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर कब ऑब्टेन होगा, अब देखो, क्योंकि हम बर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, वेल्डिंग करेंगे तो फ्लेम निकालनी है ना, तो बर्निंग का प्रोसेस है, यानी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। LPG धमाका नहीं करना है, गैस सिलेंडर्स जो होता है ना उसमें ये LPG प्रेजेंट होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो याद रखना यहाँ पे वैसे दो ऑप्शन सेम सेम लिखे हो, एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन और यहाँ पे भी एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, वैसे तो आंसर तुम्हारा आएगा एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन ही। ठीक है, जब भी वेल्डिंग वगैरह होती है तो ब्लू फ्लेम जो निकल रही होती है वो किसके बर्न करने से आती है, एसिटाइलिन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसका आंसर चाहे ए मान लो चाहे इसका आंसर डी मान लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो देखो ZnO प्लस कार्बन वो क्या दे रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड दे रहा है। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि सी किसकी तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एसिड लिखा है, बेस लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है। पहले तो इसको देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। जिंक ऑक्साइड से जिंक में जब जा रहा है तो हमें क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है, हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब भी बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब कार्बन से जब कार्बन मोनोक्साइड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन का ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे, है ना। तो अब देखो जहाँ पे रिडक्शन हो रही है ना, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि दूसरों को करवाएगा रिड्यूस और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कि कार्बन क्या है यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो हमने पहले भी बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन की हुई है कि जो पानी होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है सॉफ्ट वाटर और एक तो होता है हार्ड वाटर। जो सॉफ्ट वाटर है इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए जब हम साबुन के बारे में बात करते हैं तो साबुन यहाँ पे झाग प्रोड्यूस करता है। हार्ड वाटर जो है, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है तो इस वजह से ये जो है वो साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अब कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो हार्डनेस है ना पानी की, वो भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जब हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस की, तो ये किसकी वजह से होती है, ये होती है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जब हम परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो ये होती है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे लिखा है सल्फेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम नहीं होता भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, गलत है। सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये सही स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लो, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम वाला तो वैसे नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही आउट है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस होती है। तो हमारा पास आंसर यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।